नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है नमक। इस पाठ की जो लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। उर्दू की सुप्रसिद्ध कथाकार रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आकर करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दी और बाद में 1965 में इनकी नियुक्ति सोयत के सूचना विभाग में हो गई। उर्दू कथा साहित्य में इनका स्थान सर्वोपरि है। अन्य भाषाओं के रचनाओं का भी आपने उर्दू में अनुवाद किया है। कहानी संग्रह जर्द गुलाब अल्लाह दे बंदा दे, उपन्यास सरेआम सुभान अल्लाह मेघ दे। अपने उत्कृष्ट रचनाओं के कारण इन्हें सोयत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश भारतीय अखिल लेखिका संघ अवार्ड से अलंकृत किया गया। आपका देवासन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। बच्चों, पाठ का रूपरेखा पढ़ लेते हैं तो हमें पाठ अच्छा से समझ में आएगा। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक। लेखिका ने अपने पराये देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई, ध्यान से समझिए, भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। यह विचारधारा हृदय में अपने अपने जन्म स्थान व देश के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करती है। आप सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि हमारा भारत सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा भारत सन 1947 को जब आज़ाद हुआ तो ये आज़ादी हमारे लिए आधी अधूरी थी, क्योंकि स्वतंत्रता की जितनी खुशियाँ भारत में आई उतना बड़ा दर्द भी भारत में आया, और वो था भारत विभाजन। हमारा भारत दो भागों में बंट गया और उधर और इधर दोनों सरहदों से हजारों लोग विस्थापित हो गए। उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आया। तो यह जो कहानी है भारत पाक के विभाजन के बाद की कहानी है कि लोगों की मनोदशा क्या है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं बच्चों। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो जो सफिया है वो अपनी माँ से मिलती जुलती एक औरत को देखती है ना, सिख बीवी को देखती है तो उसे अपनी माँ याद आती है, क्योंकि सिख बीवी
हूबहू उसकी माँ से जो है मिलती जुलती है, और उसे देखकर उसको अपनी अम्मा याद आ जाती है कि मुहर्रम में ऐसा ही दुपट्टा उसकी माँ भी जो है ओढ़ा करती थी। तो मुहर्रम मुस्लिम धर्म का पहला जो है महीना होता है बच्चों, उसे मुहर्रम कहते हैं। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि वे मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। कौन आ बैठी? सिख बीबी। कौन लाहौर जाएगी? सफ़िया। और उससे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। तो बच्चों यहाँ पर आया है उम्दा शब्द। उम्दा माने अच्छा होता है, नफीस माने बहुत बढ़िया होता है, जिंदा दिली मतलब क्या होता है? जिंदा दिली का अर्थ होता है जीवंतता। तो इस प्रकार से सिख बीवी जो है लाहौर के बारे में तारीफ़ करते हुए बताती है कि वो भी कभी लाहौर में थी, है ना, लाहौर उसका वतन है। तो अपने लाहौर के बारे में तारीफ़ करते हुए बताती है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, उनके शौक़ कितने अच्छे होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं और जीवंतता, है ना, उनमें होते हैं। ऐसे करके वो जो है बताती है। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता माने धीरे धीरे बातें करती रही। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाना माने सिख बीवी के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती। साडा लाहौर। साडा लाहौर यानी हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। रुखसत माने विदा होने लगी, जाने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? सिख बीबी। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। तो बच्चों लाहौरी नमक क्या होता है आप समझ लीजिए। सेंधा नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक या हेलाइट जैसे कई नामों से इसे जाना जाता है। यह अक्सर रंगहीन या सफ़ेद होता है। हालांकि अन्य पदार्थों की मौजूदगी में इसका रंग बदल भी सकता है। जैसे इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। हाजमे के लिए इस्तेमाल होने वाला काला नमक भी एक प्रकार का सेंधा नमक होता है। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता नहीं चला। जिम खाना माने व्यायामशाला की सामेल, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्तों
अजीज़ों का, है ना दोस्तों, अजीज़ों की यही हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ। तो इस प्रकार से अजीज मतलब प्रिय होता है। वो अपन जो है लाहौर पहुंच चुकी है सफ़िया जो है, और उनके जो चाहने वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो कुछ ना कुछ जो है उनकी खातिरदारी में जो है लगे हुए हैं। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था, है ना। तो उसे इतना जो है भेंट मिल रहा है ना, भेंट कहने का मतलब उपहार मिल रहा है कि कैसे वो उन उपहारों को वो लेकर वापस आएगी। और सबसे बड़ी उसके लिए यह समस्या थी कि बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था, वो कैसे लेकर आएगी। शेर माने एक तौलने की इकाई है, आज किलोग्राम में होता है। पुराने ज़माने में जो है शेर का उपयोग होता था 1 किलो, है ना। तो सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक है। वह झुझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। हिस्से बखरे माने बंटवारा। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, क्योंकि थोड़ा बात बिगड़ गया था और उसका भाई जो है नरमी से, है ना भाई, समझाने के चक्कर में, है ना, धीरे से जो है बोला नरम आवाज़ में कि देखिए बाजी, बाजी माने बहन जी, देखिए बहन जी, आपको कस्टम से गुजरना है ना। आपको जो है कस्टम से गुजरना है बच्चों। कस्टम यानी होता है वह अधिकारी जो यह तय करते हैं कि कहीं भी स्मगलिंग ना की जाए, कहीं भी तस्करी ना की जाए। इस प्रकार से यह जो पद होता है बहुत जिम्मेदार से जो है भरा हुआ होता है। तो उसका भाई बता रहा है कि बहन जी, आपको जो है कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल गई, है ना, निकल आई, तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखर देंगे। चिंदी चिंदी बिखर देंगे माने पूरी तरह से सामान को बिखर देंगे, है ना, तहस नहस कर देंगे। और इस प्रकार से कस्टम वाले कानून जो, वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? क्या मैं चोरी करके ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, है ना, मुरव्वत माने मानवीयता होता है, सब कानून में नहीं होता है ना। हर जगह कानून नहीं चलता है, उनमें भी जो है क्या होता है, अधिकारियों में मानवता होता है, आदमियत, इंसानियत होता है। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं। कौन कह रही है? सफ़िया। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलिंग की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे?
आप अदीब ठहरी। उसका भाई कहता है कि अब आपसे कौन बहस करे, आप कानून वानून के बारे में जानती नहीं हो, हर जगह अपना मानवता ही बताती हो, आपसे बहस करना अच्छा नहीं है। आप अदीब ठहरी, मतलब आप एक साहित्यकार ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताया देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त हमें हम सबको भी होगी। आप तो गलत कर ही रही हैं, और अगर आप पकड़ी गई तो आपके साथ साथ हमारे भी बदनामी होगी। आखिरकार आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? क्या आप उन अधिकारियों की पहुंच में हैं? क्या आपके साथ उनका कोई रिश्ता रिलेशन है? क्या आपके उनका है ना, क्या आपका उन पर पकड़ है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर आप सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी पड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गई थी, वह तो एक छोटी सी टोकरी जिसमें किनू थे। किनू एक नींबू वंश का एक गोलाकार फल होता है बच्चों। इसमें विटामिन सी शर्करा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अत्यंत स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह संतरे जैसा दिखता है किंतु आकार में बड़ा होता है। तो उसके पास केवल 2 चीज़ें बच चुकी थी, एक जिसमें किनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। तो इस प्रकार से माल्टा नींबू प्रजाति का एक खुशबूदार एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल है। इसका रस ही नहीं बल्कि इसका छिलका भी कारगर होता है। दूसरी चीज़ थी वह है नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, है ना, क्योंकि पहले वो भावना में बह रही थी कि मैं नमक यहाँ से लेकर जाऊँगी, माने जाऊँगी भारत लाहौर से, और अपने तरीके से वो अपना तरीका भी बताती है। परंतु दिमाग ठंडा होने पर वो विवेक से काम लेती है और सोचती है, धीरे धीरे बुद्धि लगाती है कि नमक की पुड़िया को ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वाले के सामने सबसे पहले इसे ही रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने है ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? अगर जाने नहीं देंगे तो भी बड़ा गड़बड़ है, और मैं लेकर ना जाऊं तो भी बड़ा गड़बड़ है। मैंने तो वादा करके आया है। मैंने पूछा माँ से कि आपको क्या चाहिए माँ, हुक्म दीजिए। तो लाना तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेकर आना, ऐसा जो है सिख बीबी ने जो है ना भाई बोली थी वो। हम अपने को सैयद कहते हैं, सफिया कह रही है कि हम अपने को सैयद कहते हैं, मतलब हम अपने को नेता या सरदार कहती हैं। फिर वायदे करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने किनु है ना, किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख ही लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी को नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किनू, सब ही तो ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किनू कालीन पर उलट दिए, है ना, कालीन पर उलट दिए।
टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, सबसे नीचे रख दी टोकरी में। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही, माने देखती रही एकटक, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था। शहजादा जो है अपनी रान चीरकर क्या है, सीना छिपा, है ना भाई, क्या कह रहा है कि एक जो शहजादा है अपनी रान चीरकर, माने अपनी जांग चीरकर अपनी जो है हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। सरहद माने सीमाओं से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। और इस प्रकार आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर माने चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त माने पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से के किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी, है ना, सरहद माने एक सीमा थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल में पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी। हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता जो है दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। तो इस प्रकार सिख बीवी को याद कर रही है ना सफिया जो है, और वो रो रही थी अपने वतन को याद करते हुए, है ना, दुधिया आंचल। तो हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ऐसा वो जो है सिख बीवी जो है ना बोली थी बेचारी। और अपना जो है बोलने के कारण, अपने वतन को याद करने के कारण उसकी आंखों में आंसू भी आ गई थे, है ना। तो उसको सोच रही है सफिया जो है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाकर चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ,
अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। वो सब जो है ना भाई, बिस्तर पर सोई सोई सोच रही है। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी एक दूब क्या है, एक घास का प्रकार है, एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके कई दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। वेटिंग रूम माने प्रतीक्षालय। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर जो है टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए वह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के बीच है ना, किनुओं के बीच में जो है, या किनुओं के सबसे नीचे में नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। वह डर गई और एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए, मैंने कहिए। उसके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। देखिए, अभी सफ़िया कहाँ है? लाहौर में है। और कस्टम अधिकारी जो है वो कहाँ का रहने वाला होकर के बता रहे हैं? दिल्ली से। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी, है ना? अपने अजीज़ों से मिलने आई तो होंगी। मैं आपको पहले भी अजीज का बता दिया हूँ, प्रिय होता है अजीज माने, है ना भाई? तो अपने अजीज़ों से मिलने आई ही होंगी। दिखने में तो आप हमारी तरफ की लग रही हैं, ऐसा वो कस्टम जो है बोलता है। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको तो भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने धीरे धीरे रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस कदर गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ऐसा कौन बोलता है? जो कस्टम अधिकारी है ना भाई। मोहब्बत मतलब प्रेम तो कस्टम से, एक अधिकारी से इस तरह से गुजर जाता है कि कानून भी हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त, खातून किसके लिए कहा गया है? मतलब एक कुलीन स्त्री,
सिख बीवी के लिए कहा गया है। कस्टम कह रहा है कि जामा मस्जिद को मेरा सलाम, है ना, जामा की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस कुलीन स्त्री को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम अलग अलग हो चुके हैं परंतु हम सब एक ही हैं। जो भी आज समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना, ऐसा करके जो है कस्टम अधिकारी जो है सफिया को जो है वो बोलता है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ से बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी जो है पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। अमृतसर यानी भारत। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास एक सा, लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। अब भारत आ चुकी है। सफिया जो है पहले लाहौर में थी तो वहाँ पर उनका जांच हुआ। तो वहाँ के जो कस्टम अधिकारी थे, है ना, भी पाकिस्तान के, वो जो है दिल्ली को अपना वतन मानते थे कि आज भी दिल्ली मुझको याद आता है। और अब वो भारत आ गई हैं तो यहाँ पर भी अभी जांच जो है क्या है चल रहा है, क्योंकि नमक लाना गैर कानूनी है। और तो अमृतसर अर्थात भारत में आ चुकी है सफिया और कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामान की जांच कर रहे हैं, उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते डरते हुए, है ना, उनको सब कुछ कह सुनाया। किसने कहा सुनाया? सफिया ने। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते और गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा, है ना। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। इनके सामान का, सफिया के। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, है ना, प्लेटफार्म के किनारे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे डर गई, भाई उसको डर है, कस्टम अधिकारी है, वो बता चुकी है कि मेरे पास नमक है, गैर कानूनी है वो। अब वो डर रही है। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले जमीन खिसकने लगी। पैर तले जमीन जो है सफिया के जो है क्या है, माने वो डर रही थी, डर सता रहा था। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली।
किताब को सफ़िया के सामने रख कर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, माने पहला पेज, पहला पन्ना वो जो है खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। नजरुल इस्लाम यानी बंगला भाषा के क्रांतिकारी कवि हुए थे। और टाइटल वाले सफ़े पर, टाइटल वाले माने शीर्षक, शीर्षक वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 ऐसा लिखा हुआ था। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं, मतलब बांग्लादेश के हैं, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया। देखिए वो कहाँ पर है, अमृतसर में जांच चल रहा है। और जो कस्टम अधिकारी है वो कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। मेरा वतन ढाका है, तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ, है ना, जब क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, मतलब विभाजन हुआ। डिवीज़न माने जब विभाजन हुआ तब मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी लग गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा। हाँ 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 ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है। डाव यानी क्या होता है बच्चों? कच्चा नारियल। वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की डाव की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। कौन कह रहा है? कस्टम अधिकारी, जो ढाका को अपना वतन मानता है, बांग्लादेश। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। सफ़िया ने उसके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ियों के पास से वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इस प्रकार इस पाठ का जो है अंत होता है बच्चों।